मैं आज आप लोगों के समक्ष बिना किसी भूमिका के और बिना लाग लपेट के कुछ सब आगे पीछे का वो बनाए मैं सीधी बात पर आता हूँ। एक विचित्र वृत्तांत बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, मैं कभी नहीं कहता कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मुझे ये सब पसंद नहीं है। ज़बरदस्ती किसी को प्रभावित करना कि नहीं मेरी वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को लाइक करो। जिसको पसंद आएगा, जिसको उचित लगेगा वो करेगा। आगे चलिए, मैं आगे की बात बताता हूँ। फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा वर्तमान समय में जो लग रही है, कल की पूर्णिमा, उसमें चंद्र ग्रहण लग रहा है। वैसे वर्तमान विज्ञान की माने तो लगभग किसी न किसी ग्रह का ग्रहण हमेशा लगा रहता है, बराबर लगा रहता है। किंतु चंद्रमा एक ऐसा उपग्रह है जो धरती के नज़दीक है, सबसे नज़दीक है। इतना नज़दीक है कि वह समुद्र के पानी को खींच लेता है ऊपर, और जो ही समुद्र से दूर जाता है वो पानी नीचे आता है तो ज्वार भाटा वही कहलाता है। सबसे नज़दीक है। तो जब जब भी चंद्रमा पर ग्रहण लगता है तो धरती विशेष प्रभावित होती है, हमारी धरती विशेष प्रभावित होती है। अभी मैं आगे बात बताऊं। जब जब चंद्रग्रहण लग रहा है तो यह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है। पता नहीं और पंडित जी लोग किस नक्षत्र में बताते हैं, मुझे नहीं ज्ञात है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के साथ उससे सटा हुआ, अर्थात चंद्रमा को अस्त करता हुआ सूर्य उत्तरा फाल्गुनी में है, पूर्वा फाल्गुनी में है। ध्यान दीजिएगा, यह ग्रहण चंद्रमा के साथ राहु का नहीं, चंद्रमा के साथ केतु के लगने के कारण हो रहा है। और केतु के कारण लगने वाला ग्रहण छाया ग्रहण कहलाता है, पूर्ण ग्रहण नहीं कहलाता है, छाया ग्रहण कहलाता है। अभी आपको मैं एक उदाहरण दूं कि ठीक है, चूँकि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र दोनों जो आते हैं वह किसी और अक्षांश देशांतर में आते हैं और वह धरती का कोई और भाग हो जाता है। किंतु मैं एक आपको उदाहरण दूँ, एक बात बताऊं। जब सूरज के सामने ऐसे जब दर्पण करते हैं तो उससे निकलने वाली किरण घर के अंदर अंधेरे में भी घुस जाती है। ये सबने देखा होगा। तो जो चंद्रमा कन्या राशि में है केतु के साथ, तो केतु के साथ होने के कारण, केतु के साथ होने के कारण कन्या राशि को कोई प्रभाव नहीं दे रहा है। इस ग्रहण से कन्या राशि को कोई भी दुष्प्रभाव नहीं हो रहा है। किंतु इसका दुष्प्रभाव उत्पन्न हो रहा है कहां कहां पर। देखिए, चंद्रमा कन्या राशि में है और यह कन्या राशि वृश्चिक और कर्क दोनों को देख रही है। राशि की दृष्टि यह वृश्चिक और कर्क दोनों को देख रही है। चंद्रमा तो खैर सीधे अपने सातवीं दृष्टि से, मतलब सीधी दृष्टि से मीन राशि को देख रहा है, और मीन राशि में संयोग से बुधादित्य योग बना हुआ है राहु के साथ। राहु भी अस्त है, बुध को अस्त का दोष नहीं लगता है। अभी इस ग्रहण के कारण क्या होगा, वृश्चिक और कर्क राशि वालों को कोई विशेष शुभ समाचार मिलेगा, कोई रुका हुआ कार्य बनेगा, कोई रुका हुआ कार्य बनेगा, और किसी काम की लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं तो वह भी पूरा होगा। अब रही मीन राशि की, मीन राशि को बहुत परेशानी, आर्थिक, सामाजिक, संतान संबंधी परेशानी, विविध परेशानी होगी मीन राशि को। ठीक वैसे ही सिंह राशि के साथ भी होगा, सिंह राशि वाले भी परेशान होंगे। कारण क्या है, क्योंकि इसकी जो त्रयांतक दृष्टि में ग्रह के कारण, ग्रह के त्रयांतक दृष्टि और राशि के त्रयांतक दृष्टि के कारण इसका प्रभाव बड़ा विचित्र पड़ रहा है।
और यही नहीं, मैं एक बात बता दूं आपको कि शनि, शुक्र और मंगल तीनों कुंभ राशि में हैं। शनि, शुक्र और मंगल तीनों कुंभ राशि में हैं। कुंभ राशि आती है किधर? ये अपने यूरोप के पश्चिमी हिस्से पर, पश्चिमी किनारे पर आती है। तो वहाँ पर उथल पुथल बहुत बहुत तेज होगा। यही स्थिति मेष राशि की होगी। तो मेष राशि आती है खाड़ी देशों में। इसमें इसमें दक्षिणी अफ्रीका भी आ जाता है। तो यह भी उथल पुथल में मचेगा। तो ये तो मैंने बता दिया भूभाग का। ये राशि वाले भी प्रभावित होंगे, कुंभ और मेष राशि वाले, इस ग्रहण के कारण। और इस ग्रहण का विशेष प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जो जन्म के समय ग्रह हैं, जो गोचर में ग्रह हैं, उनका तो प्रभाव जो है, शुभ अशुभ जो है वो तो है, किंतु इस चंद्रग्रहण के कारण विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। इसमें इसमें प्रधान कारण क्या पड़ जाता है कि यह छाया ग्रहण है, भारत में नहीं दिखाई देगा। मन इसका जो प्रत्यक्ष है, इस ग्रहण का प्रभाव भारत में नहीं होगा। किंतु जैसा कि मैं बताया कि वो जो शीशे से निकलने वाले किरण, जैसे सूरज की किरण इधर से इस पर आकर टकराएगी शीशे पर, और शीशा से इधर लौट के दर्पण से वापस जाएगी, तो ये इसका प्रभाव पड़ रहा है। और इसका प्रभाव बहुत विकट पड़ेगा। विकट कहने का तात्पर्य यह है कि जिसका शुभ होगा उसका तो अत्यंत शुभ होगा, अत्यंत शुभ होगा, बहुत कुछ मिलेगा। धन, यश, सम्मान, कीर्ति, उन्नति, व्यवसाय, सब कुछ में अप्रत्याशित सफलता मिलेगी। किंतु जिनको कष्ट होगा उनको बहुत ज़्यादा कष्ट होगा। अब देखिए, मैं बात बताऊं एक आगे कि जगत लग्न है धनु, और धनु से जो कन्या राशि है वह पड़ेगी केंद्र में। धनु से कन्या राशि केंद्र में पड़ेगी। तो केंद्र में आने वाले जितने भी भूभाग हैं, जितने भी भूभाग हैं, बहुत सारे हैं, आप देख लें, केंद्र से आने वाले जितने भी हैं सारे भूभाग, इनमें बड़ी ही उथल पुथल, बड़ा ही बवंडर, बहुत धनहानि, जनहानि, बहुत नुकसान होगा। ये अगर पूर्ण ग्रहण होता, राहु के कारण होता, तो कोई बात नहीं, कहीं एक विशेष भूभाग पर जहाँ पर होता, जैसे मान लिया कन्या राशि है तो कन्या राशि में आने वाले भूभाग का जो ही होता। किंतु यह केतु ऐसा ग्रह है, विचित्र ग्रह है, कि इसका प्रभाव कुछ पता ही नहीं चलता है कि ये अनायास कैसे क्या कब कर देगा। और यह छाया ग्रहण केतु के कारण ही हो रहा है। निश्चित रूप से हमारे विद्वान पंडित जी लोग बता रहे हैं कि भारत में नहीं होने के कारण इसका प्रभाव भारत पर नहीं होगा। थोड़ी सी यहाँ पर गलती है, इसका प्रभाव भारत पर नहीं होगा ये नहीं कहें, ये इसके कहने के बजाय अगर ये कहें कि इससे जो सावधानियां बरतनी होती हैं, जो परंपरागत रूप में, कि ग्रहण नहीं देखना, भोजन नहीं करना, सूतक लग गया, सैया पर मतलब शयन नहीं करना, इस तरह से ये प्रतिबंध जो लगते हैं, तो ये कहना चाहिए कि ये प्रतिबंध नहीं लगेंगे, क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से यह ग्रहण हमारे भारत में नहीं हो रहा है। भारत के सौर मंडल के उस भूभाग में जिसमें भारत आता है उसमें नहीं हो रहा है। तो इसमें जो ये प्रतिबंध हैं वो जो है लागू नहीं होंगे, किंतु प्रभाव से बचेगा नहीं। और शांघ्रित दिन द्वयम शशि कहा गया है कि मासम शुक्र बुधादित्य शांघ्रित दिन द्वयम शशि। तो ये 2.5 महीने के अंदर अंदर ही यह पूरा प्रभाव देखने को मिल जाएगा। जिन राशियों का भी बताया उनका पूरा प्रभाव ये 2.5 महीने के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं पूरा बता दूं कि यह छाया ग्रहण है, केतु के कारण हो रहा है, और बड़ी विचित्र नक्षत्र में हो रहा है। ये उत्तरा फाल्गुनी बड़ी विचित्र नक्षत्र है ये, और इसके कारण विकट प्रभाव जो पड़ने वाला है, जिन राशियों को मैं बताया उनमें पड़ने वाला है। अब ये सावधानी
अगर इससे निराकरण का उपाय बहुत बताए गए हैं, कोई भी कर सकते हैं आप, जिसको जिसको बताया निराकरण का जो है उपाय आप कर सकते हैं। पंडित जी लोग बताते हैं, बहुत टीवी पर भी बताते हैं और ऐसे भी समाचार पत्रों में आपको मिल जाएंगे। तो आप अगर निराकरण करते हैं तो अवश्य लाभ होगा। तो इस तरह से मेरा वीडियो बनाने का तात्पर्य केवल यही था कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव भारत पर नहीं होगा। प्रभाव तो बिल्कुल होगा, विकट होगा, बुरी तरह से होगा। अंतर क्या है? सिर्फ इतना है कि इसमें ये जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जैसा कि मैं बताया, वो सब नहीं करना पड़ेगा। ये सूतक आदि का कोई इसमें नहीं करना पड़ेगा। मैं इस विचित्र नक्षत्र में लगने वाले ग्रहण और संवत्सर की समाप्ति के अवसर पर विविध आचार्यों, देवताओं, मुनियों और ऋषियों द्वारा बताए गए कुछ विचित्र वृतांत मैं अगली वीडियो में बना रहा हूँ। आप उसे देखें, अगर उचित लगे तो, आवश्यक हो तो, अगर आपको रुचि हो तो, वरना ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि मेरे वीडियो को देखें ही देखें, कोई आवश्यक नहीं है। दूसरी बात कि कोई भी, बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि वो व्हाट्सएप नंबर पर देता हूँ तो उस पर अपनी लोग बौद्धिक क्षमता दिखाने लगते हैं, विद्वता दिखाने लगते हैं कि वो बड़े विद्वान हैं। तो भाई, मुझे विद्वान मत मानिए आप। मैं ठहरा एक फौजी आदमी, मैं विद्वान नहीं, आचार्य नहीं, स्वामी जी नहीं, गुरु जी नहीं, मेरे पास कोई संगठन नहीं, आश्रम नहीं, कुछ नहीं, मठ वगैरह कुछ नहीं है। मैं एक फौजी आदमी, वर्तमान समय में किसान हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ, बस। मुझे शास्त्रार्थ करने की आवश्यकता नहीं है, और नहीं मुझे, अगर जो शास्त्रार्थ करना चाहे तो किसी शास्त्री से संपर्क करे। मुझे शास्त्रार्थ नहीं आता है, मैं जो पढ़ा हूँ उसके आधार पर कह देता हूँ। तो इसलिए मुझे कोई विद्वता न दिखावे। अगर किसी को कोई समस्या है, उसका निराकरण अवश्य करता हूँ, बताता हूँ। तो वो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे संदेश दे सकता है, और जब मुझे मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, उचित लगेगा और गणना कर लूँगा, तब उसका उत्तर दूंगा। तत्काल अगर ये कहे कोई कि हाँ वो भेज दिया और मैं उसका उत्तर दे दूँ, तो ये मेरे से संभव नहीं है। बिना गणना किए, बिना उसको आगे पीछे देखे, मैं कोई भी संदेश, किसी भी संदेश का उत्तर नहीं दे पाऊँगा। और जब तक मैं सर्विस में था, सेवा में था, तब तक मैं निःशुल्क सेवा करता था। अभी मैं बिना शुल्क का कोई सेवा नहीं करता। और मुझे जहाँ तक ज्ञात हुआ है विविध लोगों से, कि मेरा शुल्क भी बहुत ही ज़्यादा है। तो इसलिए अगर कोई इच्छुक हो, समर्थ हो दे सकने में शुल्क, तब तो संपर्क करे, अन्यथा अपना वीडियो देखे और माता रानी का भजन करे, कीर्तन करे, वो माता रानी कल्याण करेंगी। शिव तो पंथा नमस्ते।